नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के योग नीति को। जी हां, उत्तराखंड को अपना पहला योग नीति मिल चुका है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी मिलना है। योग नीति के तहत योग निदेशालय की स्थापना और उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की योजना बनाई गई है। नई योग नीति का उद्देश्य योग ध्यान केंद्रों को बढ़ावा देना, योग प्रशिक्षक केंद्रों की स्थापना करना और शिक्षा में योग का एकीकरण करना है। योग नीति के जरिए साल 2030 तक प्रदेश के 5 क्षेत्रों को योग के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, कोली ढेक झील और टिहरी झील को योग हब के तौर पर विकसित करने के लिए चुना गया है। धामी सरकार ने योग, वेलनेस, आयुष के क्षेत्र को सुनियोजित तरीके से विकसित करने का फैसला किया है। 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस सेंटर में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलनों को आयोजित करने के लिए भी फैसला लिया गया है। तो यह धामी सरकार की योग नीति है और उत्तराखंड सरकार ने 2025 योग नीति को तैयार कर दिया है। इसके तहत जैसा कि हमने आपको बताया 2030 तक 5 नए योग हब स्थापित किए जाएंगे। 5 शहर खासतौर पर चुने भी गए हैं, या 5 जगह, जैसा भी आप ठीक समझे। जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, कोली ढेक झील और टिहरी झील इनके नाम हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाएगा, योग निदेशालय की भी स्थापना की जाएगी और देखा जाए तो उत्तराखंड को योग की वैश्विक राजधानी बनाने की भी इसके तहत योजना है। ऐसे में योग और ध्यान केंद्रों को भी अत्यधिक बढ़ावा दिया जाएगा। स्वाभाविक है कि योग प्रशिक्षक केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी और शिक्षा में योग का एकीकरण करने का भी एक अहम उद्देश्य है। तो क्या यह सब कर उत्तराखंड जो अपनी देवभूमि के लिए जाना जाता है, योग भूमि का भी विवरण किया जाता है उत्तराखंड के संदर्भ में, ऐसे में क्या वह लक्ष्य को हासिल कर पाएगा जिसकी कल्पना की जा रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर विपिन जोशी साहब जुड़ चुके हैं। आप योगाचार्य हैं, संस्थापक भी हैं दून योग पीठ के। हमारे साथ अनूप पंत साहब भी जुड़ चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रवक्ता हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर जोशी साहब आप ही के साथ करते हैं। आप तो योगाचार्य हैं सर। उत्तराखंड की भूमि देवभूमि के अलावा योग भूमि के रूप में भी जानी ही जाती है, मानी जाती है। ऐसे में आपको लगता है योग को लेकर सरकार के द्वारा बढ़ाए गए यह कदम या नई योग नीति के निर्माण से उत्तराखंड को वह दर्जा व्यापक तौर पर मिल पाएगा जिसकी अपेक्षा आप करते हैं? डॉक्टर जोशी साहब। धन्यवाद कुणाल साहब। सबसे पहले तो उत्तराखंड सरकार ने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम निर्णय लिया है कैबिनेट में, जो उत्तराखंड की योग नीति लागू की गई है, इसका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड जो है योग भूमि पहले से ही है, क्योंकि योग का जो प्रादुर्भाव है उत्तराखंड से ही हुआ है। अच्छा। आदि योगी भगवान शंकर हैं और केदारनाथ धाम जो है कहीं न कहीं हमारा जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण स्थान है और प्राचीन जितने भी ऋषि मुनि हैं इसी हिमालय से और इन्हीं जगहों पे उन्होंने योग साधनाएं की हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुखद पल है और देर जरूर हुई है, लेकिन कहते हैं जब जागो तब सवेरा। और अब जो है इसको धरातल पर उतारना सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा और धरातल पर अगर ईमानदारी के साथ सरकारें, योग संस्थान और स्थानीय लोग, सभी लोग मिलकर के इसमें पूरी ऊर्जा के साथ लगें
तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने में योग समर्थ है, क्योंकि उत्तराखंड को ईश्वर ने, कुदरत ने इतना कुछ दिया है। हमारे पास हिमालय है, हमारे पास गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं, हमारे पास 4 धाम हैं, उसके अलावा कई पर्यटन स्थल हमारे पास उत्तराखंड के पास उपलब्ध हैं, और यहाँ की आबो हवा 70% हमारे पास वनाच्छादित पूरा क्षेत्र है। तरह तरह की जड़ी बूटियां यहाँ पे उत्पादित होती हैं, यानी योग के अनुकूल पूरा का पूरा वातावरण जो है उत्तराखंड में व्याप्त। बिल्कुल। पंत साहब, रुख अब आपका करेंगे। देखिए, जोशी साहब स्वागत तो कर रहे हैं नई योग नीति का, जब जागो तब सवेरा वह कर रहे हैं, तो एक तरह से यह भी समझा जाए कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है, 8 साल तक आप शासन में हैं, मुख्यमंत्री धामी साहब, मतलब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में आपको लगता है इतना वक्त लगना चाहिए था? क्योंकि हर चीज़ें अनुकूल हैं, जिस ओर इशारा कर रहे थे जोशी साहब उत्तराखंड के लिए, तो ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी। चलिए, अगर अभी भी हुई है तो आगे ज़मीनी स्तर पर इसको बिल्कुल परिपक्वता के साथ उतारने के लिए क्या कवायद की जाएगी? क्या आप तैयार हैं? और इसमें कोई कोर कसर ना रह जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी क्या उपाय कर रहे हैं आप, पंत साहब? जी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो जैसा कि आचार्य साहब ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला, वैसे ही वहीं से शुरुआत कर लेता हूँ। जो उन्होंने बात कही है, मैं उससे थोड़ा सा अपना जो मेरा सोच है, मेरी समझ है, उससे थोड़ी सी अलग है। इसलिए कि जहाँ बात आती है हमारी आदि योगी के, आदि शिव शंकर की, जब उन्होंने सप्त ऋषियों को ये ज्ञान दिया, उसके बाद में हल्के हल्के सप्त ऋषियों ने उसके आगे विस्तारित करा। वो किसी भी सरकार की, किसी भी राजा के अधीन नहीं थे। तो ज्ञान की गंगा है, वो सर्वप्रथम वो धर्मदंड है। धर्मदंड के तहत में ये सबसे ऐसा ज्ञान है जो धर्मदंड के तहत चल रहा है, उसमें से एक है योग। दूसरा योग के साथ जुड़ी है साधना, योग साधन। केवल योग जो है वो हमें दूसरे आयाम पे, जब हम साधना से हम बात करते हैं दूसरे आयाम की तरफ जाने के लिए, तो उसके लिए सुदृढ़ करना, केवल हमने तो उसको एक्सरसाइज का फॉर्मेट दे दिया। किसी सरकार, चाहे वह हमारी भाजपा सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वह ज्ञान चक्षु बंद करने का कार्य नहीं कर सकती सर्वप्रथम। हाँ, पॉलिसी जो अब बनाई जा रही है, नीति जो अब लाई जा रही है, वो उसके समर्थन में नहीं, अभी तो उसको और ज्यादा उसका विस्तार करने में लाई जा रही है। ये ऐसे समय में लाई जा रही है जिस समय में हम इसको इस तरह से समझे कि देखिए, आज ऋषिकेश में 200 घंटे के प्रोग्राम चलते हैं, 500 घंटे का प्रोग्राम चलता है। लोग इन प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं, उसके बाद बोस्टन, यूएस में अलग अलग जगहों पे जाके, यूरोप में अलग अलग जगहों पर अपने अपने योग क्लासेस खोलते हैं और उसको मार्केट करते हैं। अब हो क्या रहा है, क्योंकि वो संभावनाएं, वो शिक्षा, वह दीक्षा पूर्णता जिनको नहीं मिली है, वो वहां पे जाके नई नई चीजें कर रहे हैं। हॉट योगा, पैंट योगा, ये वो सो एरोबिक योगा, व्हाटएवर साधनाएं उससे गायब। तो ऐसे समय में एक ऐसी जगह का जहां पर, और ये जो सिद्ध किया है ना, ये जैसे डॉक्टर साहब जैसे लोगों ने, या इन योगाचार्यों ने ऋषिकेश या इस तरह की जितनी जगह हिंदुस्तान में, जितनी भी जो आयाम है, अपनी शिक्षा को अपने अंदर परिणत करते हुए उसको यह सिद्ध किया है कि भाई सीखना तो तुमको हमसे ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें कहीं पर भी त्रुटियां होंगी, जब तुम्हें कहीं पर भी उसमें शक या शुबा होगी, तो तुम्हें हमारे पास में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर धीर, धैर्य और शिक्षा के तहत में योग को सिखाया। सरकार का आना ऐसे समय में आया है जिस समय में योग का जो एक तरह का स्वरूप है, वो बाहर विदेशों में भी बिगड़ रहा है। वहां तो उसे केवल एक्सरसाइज के फॉर्मेट में ले जाया जा रहा है, या केवल उसको ये बोल दिया गया कि हमको मानसिक हीलिंग के लिए हम लोग उसके लिए जा रहे हैं। नहीं, ये उससे बहुत बड़ा है। ऐसे समय में जब यह नीति आती है, जब इस तरह के कई सारे सेंटर्स खुलते हैं, तो यह एक तरह से, जहाँ बोलते हैं ना, बहुत सारे स्कूल्स एक जगह में चले जाते हैं, तो कहीं पे भी कोई भी कुरूपता आती है, तो उस कुरूपता को एक नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा व्यक्ति जो है वहां पर वो डिबेट के तहत में, या जिसको बोलते हैं, हम पहले के समय में क्या होता था, आपस में वाद विवाद होता था, या आपस में वेद और श्लोकों, जब आपस में हम लोग, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जब बातचीत करते थे, तो उसमें होने वाली त्रुटियां, शास्त्रार्थ किया जाता था। ऐसे समय में ये नीति आई है। यह नीति इसलिए नहीं आई है कि हमारे यहाँ पे योग की शिक्षा देने वाले कमजोर थे, या योग की शिक्षा देने वालों को किसी की आवश्यकता थी, नहीं। यह इसलिए आई है कि हम
उनकी जितनी उनकी एजुकेशन है, उनका जितना ज्ञान है, उनकी जितनी समर्थता है, उसको वैश्विक लेवल पर ले जा सके। ठीक है। साथ ही एक ऐसे सेंटर्स बना सके जहां से प्राय ऐसा होता है कि कहीं पर कुरूपता किसी भी जगह पर आ जाए, उस कुरूपता को रोका जा सके। और जो लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी नए आयाम, चाहे वो आर्थिक रूप में मिल सके, चाहे वो वैश्विक रूप में मिल सके, वो हम लोगों के पास तक ठीक है, ठीक है। जोशी साहब, अब चूंकि नई योग नीति के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं, आपने भी कहा जब जागो तब सवेरा, लेकिन अब जब यह सुबह हुई है तो इस सुबह से आप क्या अपेक्षा रखते हैं जोशी साहब बतौर योगाचार्य? क्या कुछ होना चाहिए? क्या आपसे भी कंसल्टेशंस ली गई है या ली जाएगी, इसके बारे में आपको खबर है? क्या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उत्तराखंड को योग के संदर्भ में जो उसका ड्यू मिलना चाहिए था वह ड्यू मिल सके? देखिए कुणाल जी, उत्तराखंड की एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो पलायन है। अच्छा। और यदि उत्तराखंड के गांवों को योग और आयुर्वेद ग्राम के रूप में विकसित किया जाए, मैं कई सालों से इस विषय में लगा हूं, कई बार मैंने मुख्यमंत्री जी को भी सुझाव दिया, अन्य जो भी समर्थ लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाई। हमने 2 महीने का पूरे राज्य में एक अभियान चलाया, रिवर्स पलायन अभियान, जिसमें हमने योग को ही प्रधान उसमें रखा था, योग को केंद्र में रख करके हमने चलाया। क्योंकि हमारे जो ग्रामीण अंचल हैं, विशेषकर क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी जो विकास है वो मैदानी इलाकों में हुआ है, चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे आपका हरिद्वार हो, चाहे श्रीनगर हो या कोटद्वार हो, जो मैदानी जो भूभाग हैं या मैदानी क्षेत्र हैं वहां पे अधिकांश विकास हो पाया है। और जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में अगर व्यक्ति एक हफ्ता वैसे भी रहता है, अगर बस वहां पे एक स्ट्रक्चर की जरूरत है, आवासीय व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था अच्छी हो, रोडें अच्छी हो, लाइट आदि का प्रबंध अच्छा हो, अगर जो बेसिक जरूरतें जो मनुष्य की हैं उसको सही तरीके से किया जाए, और जैसे होम स्टे वगैरह जो बने हैं उनके साथ इनको जोड़ करके, तो मैं कह सकता हूं कि राज्य की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं, जहां पूरे संपूर्ण विश्व को जो है स्वास्थ्य मिल सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना की एक छोटी छोटी आहट शुरू हो गई है, और इससे पहले हमने कोरोना के 2 ऐसे बहुत ही भयावह दौर देखे हैं जिसमें पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची है। और उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा, जितने भी अप्रवासी उत्तराखंडी हैं वो सब वापस जो है अपने गांवों की ओर आए हैं, और उन्होंने यहाँ की शुद्ध आबो हवा में जो है अपने आप को स्वस्थ भी किया है, और उनमें से कुछ लोग जो है यहीं स्थायी रूप से बसे भी हैं। तो इसमें एक बहुत बृहद और गहन स्तर से कार्य करने की जरूरत है। अगर हम देखो, पहाड़ से पलायन के 3 कारण हैं। एक शिक्षा की व्यवस्था का ठीक ना होना, दूसरा स्वास्थ्य व्यवस्था का ठीक ना होना, तीसरा स्वरोजगार का ना होना। अगर ये 3 चीजें पहाड़ में हो जाती हैं, जो छोटा पलायन होता है, जो लोग 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरियों के लिए नीचे महानगरों की ओर आते हैं और बहुत ही कठिन जीवन वो जीते हैं, एक 10 बाई 10 के कमरे में पूरा परिवार रह रहा है, पता नहीं कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये जो पलायन है ये दुखदाई है। जो लोग आईएएस निकलेंगे, पीसीएस निकलेंगे, वैज्ञानिक निकलेंगे, बड़े व्यवसायी निकलेंगे, उन्हें तो पलायन करना ही पड़ेगा, वो तो पूरी दुनिया में घूमेंगे, बल्कि वो पलायन करके वापस अपने राज्य का भी विकास करेंगे। तो यहाँ पे योग जो है, योग का अर्थ वैसे भी जोड़ होता है, योग सबको जोड़ता है। अगर सरकार इसके साथ होम स्टे योजना, बागवानी योजना, जड़ी बूटी उत्पादन योजना, पुष्प उत्पादन योजना, जैविक खेती योजना, इन सारी चीजों को इसके साथ अगर मिला दिया जाए, योग भी उसके योग मेन माध्यम बने, तो मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड की पूरी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। उसके साथ साथ लगभग यहाँ पे राज्य में हजारों, 50,000 के करीब मुझे लगता है कि योग, आयुर्वेद, पंचकर्म और जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं इनसे जुड़े योग बेरोजगार हैं। हाँ। और इसमें से बहुत से लोग जिन अपने कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं। अगर इनको सही ढंग से जो है प्रशिक्षित किया जाए, इनका मनोबल बढ़ाया जाए, इनको सही ढंग से सुविधाएं दी जाए, अगर ये लोग सब रिवर्स पलायन करें, अपने गाँव में ही अगर योग ध्यान केंद्र चलाएं, लेकिन गारंटी ये हो कि वहां तक जो है साधक पहुंच सके, वहां तक लोग पहुंच सकें, जिससे क्योंकि वो इतना बड़ा कदम उठाएंगे और उनको वहां पे रोजगार मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर ये योग नीति हो सकती है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी चीजें जुड़नी है, बहुत से सुझाव हम भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर के उनको देंगे। तो ये फिलहाल जो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बिल्कुल सम्मुख है। तो मैं एक बार पुनः जो है
मुख्यमंत्री जी ने जो एक अच्छा कदम उठाया है, इसका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इसको सभी लोग मिलकर के आइए योग भूमि, देवभूमि उत्तराखंड को योग भूमि उत्तराखंड बनाने में हम सभी लोग अपनी अपनी आहुतियां प्रदान करें, तभी ये हो सकता। बिल्कुल सही कहा है आपने जोशी साहब। देखिए पंत साहब, जोशी साहब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करे थे, हालांकि मैं इस पर आना भी चाह रहा था, स्वरोजगार और फिर शिक्षकों के माध्यम में। लेकिन यह एक बात है कि जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे चीज़ों के बदलाव, चेंज की ओर इशारा किया है सकारात्मक तरीके से, ये कंसल्टेशन यदि सरकार के साथ इतने महान विद्वान लोगों का हो जाए तो बहुत अच्छा होगा उत्तराखंड के लिए। लेकिन मूल सवाल यह है पंत साहब कि देखिए योग के प्रचार प्रसार के लिए तो सरकार कदम उठा रही है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी दूसरी तरफ योग शिक्षकों का हाल भी उत्तराखंड में उतना स्वर्णिम नहीं है जितना कल्पना किया जा सकता है। ऐसे में आपको लगता है जो तमाम महाविद्यालय हैं उनमें योग शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में जो कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव भी लाया जाता है, इस पर अब वाकई संजीदगी से काम होना ज़रूरी है, क्योंकि योग शिक्षकों का बहुत बड़ा बैच है जो नौकरी पाने की तलाश में अभी भी इधर उधर राह तक रहा है। चलिए मैं आपके सवालों पे आता हूँ, परंतु आपने जो बोला है कि जिससे डॉक्टर साहब ने जिस पॉइंट को उठाया है उसको उठाते हुए दूसरा सवाल किया है, मैं पहले सवाल की बात। हाँ बोलिए। ऐसा नहीं कि हम केवल योग को आर्थिकी से नहीं जोड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी पॉलिसी जब सरकार लेके आती है तो आर्थिक को उससे परे रख के पॉलिसी ला ही नहीं सकती, वरना पॉलिसी लाने का मतलब क्या है? भाई योग तो अगर मैं कहूँ कि हम हमारी सरकार कांग्रेस के समय में जब मदद नहीं मिल रही थी या जो भी हुआ है, खत्म हो गया था क्या योग? महर्षि योगी को जब हटाया गया, हटाए गए, ऋषिकेश में इतना बड़ा जिन्होंने सम्मेलन, बीटल्स के नाम से लोग जानने लगे, देश विदेशों में नाम हुआ, योग खत्म हो गया, योग की शिक्षा खत्म हो गई। हमारे योगाचार्यों को जब यहाँ से हटाया गया, उन्होंने गुड़गांव जैसे जगहों पर जाकर भी योग के लिए शिक्षा केंद्र बनाए, जहाँ पर पहले लोग उस समय में उतना ज्यादा एक्साइटमेंट से नहीं आते थे, लेकिन बनाया ना योग की शिक्षा को रखी, तो शिक्षक तो उसको जिंदा रख ही रहा था। परंतु जब मोदी जी एक बार यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि भाई योग दिवस मनाया जाएगा, कई सारी चीजें उसमें जोड़नी शुरू हुई, तो क्या हुआ उसमें आर्थिकी का फैक्टर तो रखा ही गया ना। इनकम शुरू हुई, जनरेशन शुरू हुआ, रेवेन्यू कलेक्शन शुरू हुआ। अब उस रेवेन्यू कलेक्शन को और ज्यादा डायरेक्शन देने के लिए जब स्टेट गवर्नमेंट होती है, जब धामी जी बोलते हैं कि भाई हमें 5 और ऐसे क्षेत्र बनाने चाहिए जहाँ पे हम बोल रहे हैं जागेश्वर धाम, जहाँ पर एकमात्र मृत्युंजय मंदिर है। मृत्युंजय से हम क्या समझते हैं? मृत्युंजय शिव का नाम है कि शिव की जो साधनाएं हैं, शिव की जो शिक्षाएं हैं, उसके तहत भी तो हम मृत्युंजय का हम उसको मृत्युंजय मानेंगे। योग क्या है? किसकी शिक्षा है? शिव की शिक्षा, उसके तहत भी तो हम मृत्युंजय मानेंगे। तो जब हम ये चीजें कर रहे हैं तो केवल आर्थिकी तो उसका एक फैक्टर है, लेकिन जो उसकी भावनात्मक रूप है, भावनात्मक रूप से भी वो कितना सुदृढ़ है, टूरिज्म से इसे जोड़ा गया, तो आर्थिकी को भी उसमें भी नजर रखी गई है। जहां पर बात करी गई है कंसल्टेशन की, देखिए कोई भी पॉलिसी विदाउट कंसल्टेशन नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कंसल्टेशन उतना ज्यादा वृहद ना हुआ, उतने सारे लोगों के द्वारा ना हुआ। हमारे यहाँ ज्ञान केंद्र की जब मैं बात करता हूँ तो मैं चक्षु खुल रहे हैं, जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो उनको योग सिखा रहे हैं, वो सबके सब अपने अपने केंद्र हैं। तो उन सब तक, क्योंकि ये धरती देवभूमि है, यहाँ पर वो शिक्षाएं जीवित रही हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन तक कंसल्टेशन में ना पहुंचा गया हो, परंतु कंसल्टेशन जिनसे भी हुआ, से जो आउटपुट निकला है वह सही निकला है, वह पॉजिटिव निकला है। तो अब डायरेक्शन उल्टी होनी या रिवर्स होने का कोई सवाल नहीं होगा। अब जो भी होगा वो आगे होगा, जो रिकंसल्टेशन होंगे, कंसल्टेशन होगा, इसको आगे बढ़ाने के लिए होंगे, वह सही लोगों तक पहुंचेगा। इसको हम मान सकते हैं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में नहीं, हम सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे जोशी साहब, और हम आपसे भी लेंगे पंत साहब। ठीक है, आ रहे हैं, फिर से आपके पास आएंगे। जोशी साहब, आपको लगता है पूरे देश में नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग को वह ख्याति प्राप्त है, आपको लगता है जो सरकार का एजेंडा है अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन कंडक्ट कराने का, इसमें देश विदेश से जब योगाचार्य आएंगे तो योग के उत्थान के लिए और एक सकारात्मक पहलू के तौर पर आप देखते हैं इसे, जोशी साहब? देखिए, जैसा अभी पंत जी ने कहा, मैं पंत जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उत्तराखंड में योग की
दशा पहले भी बहुत सही है और कई लोग अपने स्तर पे कई संस्थाएं और कई संस्थान काम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार की नई योग पॉलिसी है, इसके माध्यम से होगा क्या, एक तो एकरूपता आ जाएगी और दूसरा इसमें क्या होगा कि जितने क्योंकि सरकार उसके लिए अपना सर्टिफिकेशन बोर्ड भी बना रही है और वाईसी भी पहले से ही भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जो योगा प्रमाणन के लिए बोर्ड बना हुआ है, तो उसमें भी एकरूपता आ जाएगी। और उसके साथ साथ जैसा कि अभी पंडित जी ने भी कहा और मैं भी इसका बिल्कुल पक्षधर हूँ, हाँ। कि जो पारंपरिक जो योग का स्वरूप है, जो हमारे ऋषि मुनियों वाला जो स्वरूप है, वो स्वरूप बरकरार रहे, ये बहुत जरूरी है। बहुत कि जरूरी, योग के ठीक। नाम पर जो जो है कई और चीजें उसके साथ जोड़ करके उसको एक आकर्षक बनाने की मुहिम चली है, उससे जो उसका ट्रेडिशनल रूप है, जो उसका पारंपरिक रूप है, वो कहीं ना कहीं जो है बिगड़ रहा था। तो उसको सरकार की जो नई योग पॉलिसी है, मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि इसका जो ट्रेडिशनल रूप है, पारंपरिक रूप है, उसको बरकरार रखा जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, इसका जो प्रमाणीकरण वाला रूप है, ये भी बरकरार रखा जाएगा। जैसा आपका मूल प्रश्न था कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन यहाँ पे किए जाएंगे, बड़े बड़े आयोजन किए जाएंगे, अभी भी क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ पे उत्तराखंड सरकार द्वारा एक हर साल लगभग 25-30 साल से जो है यहाँ पे जो है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, उसमें भी पूरे विश्व के लोग आते हैं। और मेरा सुझाव ये है, ये आयोजन सिर्फ हरिद्वार ऋषिकेश तक सीमित ना होकर के उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में किए जाने चाहिए, जिससे जो है आम जनमानस को भी लाभ मिले और पर्वतीय क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिले। ठीक है, मुझे लगता है और योग की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। ठीक है जोशी साहब, वक्त बहुत कम है, लेकिन चूंकि पंत साहब मैंने आपके पास आने के लिए कहा था, 10 सेकंड में सर इतना जरूर बता दीजिएगा कि नीति बहुत अच्छी है, लेकिन जमीन पर लागू करने में कोई कठिनाई तो नहीं आएगी, इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से? जी, इसमें कोई कठिनाई इसलिए नहीं आएगी कि देखिए, सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वह होता है जिसके पास गुरु नहीं होता। ये एकमात्र ऐसी नीति अभी जो आई है, ये कई नए गुरुओं का चेहरे, कई नए गुरुओं से हमारा परिचय कराएगी देश विदेश से। और हमारे ऊपर एक और कठिन जो हमारे पास कार्य है, वो ये है कि यस सर से हट के नो सर पे जाने, और वो गुरु ही कर सकता है। जो यहाँ के योग गुरु है, वह नो सर कहने की अगर बात यहाँ पे रखते हैं कि योग इस तरह से नहीं होता है, इस तरीके होता है, तो हम राष्ट्र नहीं, हम अंतरराष्ट्रीय रूप है। बिल्कुल, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बिगड़ने से बचा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का भी अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में योग नीति तो आ गई है, अब सबको उम्मीदें हैं, सिर्फ उत्तराखंड वासी को ही नहीं, देशवासियों को भी, कि यह नीति बहुत ही अच्छे तरीके से ज़मीन पर उतर जाए, ताकि इसका जो मूल मंत्र है, जो मेन एजेंडा है, वह लागू हो सके। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।